तो कैसे हैं दोस्तों। आज 13 अगस्त है और हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ये सेशन आपके सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में नोटिफिकेशन आया है कि आईबी के लिए भी एक एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो नोटिफिकेशन से पहले आप लोग रेडी कर लीजिए। उसके लिए भी आपको ऐसे लिखना है, तो आप इस फर्स्ट सेशन को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सीएपीएफ सीडीएस के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल 2026 अगस्त 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और ये आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस रखें 499। तो ये 16 अगस्त के बाद बढ़ जाएगा। तो सीएपीएफ सीडीएस 2 2027 के लिए वैलिड है। तो चलिए दोस्तों, पहला आर्टिकल करेंगे। तो कैंडिडेट ट्रेन अंडर रूरल स्किल प्रोग्राम नॉट गेटिंग जॉब से पैनल। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बात को चिंता जताई है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंदर जो ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके बाद जो जॉब मिल रही है, उसके बीच में एक बड़ा गैप का अंतर बढ़ रहा है। मार्च 2026 तक के डाटा में इस स्कीम के तहत लगभग 38 लाख के रूरल यूथ ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन उनमें से सिर्फ 11 लाख लोगों की जॉब मिल पाई है। तो 8 लाख से ऊपर का गैप है, जो बहुत चिंता का विषय है। कम सैलरी और प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम ना होने के वजह से रूरल वर्कर में जॉब छोड़ने का रेट बढ़ रहा है और मजबूरी में लोग शहरों में तरफ जाकर माइग्रेट कर रहे हैं। कमेटी ने सरकार को ये निर्देश दिया है लगभग 100% प्लेसमेंट ट्रैकिंग हो, इंडस्ट्रियल के साथ जरूरी टाई अप किया जाए और लोकल लेवल पर रिप्लेसमेंट को सेल बनाया जाए ताकि बेहतर रिजल्ट मिल सके। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि माइग्रेशन में मदद मिलेगी, यानी इसके मिटिगेशन में मदद मिलेगी और जॉब में कितने मॉनिटरिंग हो रहे हैं स्किल और बेहतर बनेगी और मिनिमम वेजेस वाले एम्प्लॉयमेंट टारगेट को पक्का किया जाएगा। कमेटी ने कहा है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी के परफॉर्मेंस सिर्फ शुरुआत के प्लेसमेंट आधार पर नहीं होती है, बल्कि इस बात पर होनी चाहिए कि कैंडिडेट लंबे समय तक जो जॉब में टिके हुए हैं। तो कंक्लूजन में ये देखेंगे, इस पूरे डाटा के एनालिसिस से ये पता चलता है कि रूरल यूथ के ट्रेनिंग देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको प्लेसमेंट और उचित सैलरी भी देना जरूरी है। सरकार और एजेंसी अब सिर्फ नंबर बढ़ाने के बजाय लंबे समय तक एम्प्लॉयमेंट रिटेन करने पे ध्यान दें। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। नासा इनवाइट्स इसरो टू जॉइन मिशन लूनर आउटपोस्ट। तो हम लोग के माइलस्टोन जो चंद्रयान 3 थे, उस हिसाब से अब नासा के भी आँख खुल रहे हैं, इसलिए साथ में कोलैबोरेट करने की इनविटेशन दे रहे हैं। नासा ने इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने में निमंत्रण दिया गया है, जिसके मकसद चांद पे साउथ पोल के साथ इंसानियत को पहला आउटपोस्ट यानी सबसे बेस बनाया जाए। ये ऑफिशियल इन्विटेशन बेंगलुरु में हुई यूएस सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप के 9th मीटिंग में हुआ है। ये सहयोग एटॉमिक अकॉर्डिंग के तहत दोनों देशों में पार्टनरशिप पर आधारित है और फरवरी 2025 के जॉइंट लीडर स्टेटमेंट के अनुसार है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। पिछले साल जॉइंट नासा इसरो के सिंथेटिक अपर्चर रेडार माने निसार मिशन में सफल लॉन्च के बाद मीटिंग में आगे सहयोग और बढ़ाने पर भी चर्चा किया हुआ है। दोनों देश के आउटर स्पेस एक्टिविटीज की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर यूएन के गाइडलाइंस को आगे बढ़ाने और फ्यूचर ह्यूमन स्पेस लाइट की टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करने के कमिटमेंट को दोबारा दर्शाया है। तो इस आर्टिकल के कंक्लूजन को देखेंगे। नासा और इसरो के बीच नया सहयोग स्पेस
एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा कदम है, जिसमें मून एक्सप्लोरेशन और जॉइंट मिशन, स्पेस मिशन के ताकत मिलेगी। उसमें आटमिक जो अकॉर्ड और निसार मिशन के सफलता के बाद ये पार्टनरशिप आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी को नए आयाम देगी। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे सेंट्रल रिलैक्स कंस्ट्रक्शन हर्डल इन गंगा फुटप्रिंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा फुटप्रिंट के आसपास कंस्ट्रक्शन पर लगाई पाबंदियों के थोड़ा आसान मैंने रिलैक्स कर दिया गया है, जिससे कोई फ्लड प्लेन को डेफिनेशन को बढ़ाया गया है और 2016 के NMCG ऑर्डर को अमेंडमेंट किया गया है। 10 अगस्त के गैजेट ऑर्डर के जरिए फ्लड प्लेन पर कंस्ट्रक्शन के पूरी तरह से बैन रोक कर मैंने थोड़ा रिलैक्स दिया गया है और रेगुलेट और अप्रूवल बेस्ड सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया। बिल्डिंग बनाने पर सख्त रोक है और सिर्फ एक्टिव फ्लड प्लेन तक ही आपका सीमित है, जिसमें कुछ छोटे मोटे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, जैसे रिलीजियस इवेंट के लिए टेम्पररी सेटअप लगाने की इजाज़त है। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्लड प्लेन के बाढ़ आने की फ्रीक्वेंसी आधार पे 3 अलग अलग जोन है, एक्टिव, रेगुलेटरी और वार्निंग जोन में बताया गया है। अब रेगुलेटरी और वार्निंग जोन में जो 5 ईयर फ्लड लाइन बाहर आते थे, सरकारी क्लियरेंस मिलने के कंस्ट्रक्शन करना मंजूर कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि बदलावों से एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड कम नहीं होते, बल्कि इसका मकसद पुराने लॉ और कमियों को और इनकंसिस्टेंसी को ठीक करना है। तो कंक्लूजन देखेंगे, सरकार द्वारा गंगा फ्लड प्लेन के रूल में किए गए बदलाव को कंस्ट्रक्शन के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। हालांकि जोन अलग अलग कैटेगरी में बांट कर रेगुलेट किया के परमिशन दिया गया है, ताकि एनवायरमेंट सेफ्टी के साथ पुराने कानून की भी कमियां दूर किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे पैनल सीक एनहांस्ड रिलैक्स काउंसलिंग फॉर SC एंड ST विक्टिम। तो एक इंटरनेशनल सेंटर टास्क फोर्स SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी रूल ने अमेंडमेंट सजेस्ट किया है, जिसमें इन्फ्लेशन माने महंगाई को ध्यान रखते हुए विक्टिम में दी जाने वाले रिलीफ को रिहेबिटेट अमाउंट को बढ़ाना भी शामिल है। इस सुझाव में यह भी बताया गया है कि एक्यूज जो आरोपी विक्टिम उनके अमेंडमेंट परिवार के सदस्यों दोनों के लिए काउंसलिंग सेशन शुरू किए जाना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर SC ट्राइब माने NCST के अलग से कुछ ऐसे अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं जो SC/ST कम्युनिटी लोगों के जीविका को यानी लाइवलीहुड के रक्षा करने में जिन्हें जमीन से अलग से बेदखल नहीं किया जा सकता। फिलहाल जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का अमाउंट मिलती है वो 85,000 से 8,25,000 रुपये तक है, जो अमाउंट 2016 तक के की गई और क्राइम माने सीरियसनेस को पर निर्भर करता है। टास्क फोर्स ने यह भी सुझाव किया है कि इस तरह के मामलों में FIR और चार्जशीट बनती है, उन्हें 24 आवर्स में अंदर संभावित सरकारी अधिकारियों में भेज दिया जाए। सरकारी अधिकारियों का मतलब कि सुझाव में यह आदमी भी ये जो स्टेप है इस स्टेप के शामिल है और सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में स्पेशल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन सेल बनाया जाए। तो कंक्लूजन में ये देखेंगे कि SC/ST एट्रोसिटी रूल में ये प्रपोज्ड बदलाव और महंगाई के हिसाब से रिलीफ अमाउंट बढ़ाने के सिफारिश विक्टिम को बेहतर तेजी से न्याय दिलाने में दर्शाता है एक महत्वपूर्ण कदम बनाया।
इसके अलावा काउंसलिंग और टाइम पर डॉक्यूमेंट भेजना जैसे रूल सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सेंसिटिव बनाता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, द मेका पैक्ट इज रेज टू स्ट्रेटेजिक हेडिंग। तो देखेंगे सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को मेका में एक आपसी रक्षा माने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए थे, जो वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स के एक बड़ा बदलाव था। इस पैक्ट के तहत अगर किसी एक मेंबर पर हमला होता है तो उसे तीनों मेंबर पर हमला माना जाएगा, जो ये दिखाता है कि रीजनल पावर और एक्सट्रीम सिक्योरिटी पर निर्भर करने पे बजाय खुद के मजबूत करना है। तीनों देशों अपनी अपनी ताकत है। सऊदी अरेबिया के पास पैसे और एनर्जी पावर है, तुर्की के पास कन्वेंशनल मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्री में आगे है, और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन और प्रोफेशनल मिलिट्री पावर को योगदान देता है। भारत के लिए न्यू दिल्ली के पैक्ट को तुरंत एंटी इंडिया नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के विवादों में लेकर रियाद और क्लियर भरोसा जरूरी मांगना चाहिए। इसे अमेरिका के खिलाफ अलायंस कहकर नहीं कहकर, यदि ये रीजनल पावर को द्वारा एक अंत माने ऑटोनोमस सिक्योरिटी सिस्टम को बनाते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हेडिंग करेगी। तो कंक्लूजन में देखेंगे, सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ लाता है, जहां ये तीनों देश की ताकत मिलकर वहीं भारत जैसे देश के लिए गहरा नजर रखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक सेफ्टी और सुनिश्चित करना होगा, बेहद जरूरी है। इन द वे, ट्रिब्यूनल टेक्नोलॉजी डिस्प्यूट को जल्दी सुलझाने के लिए ये इनिशिएटिव मदद करेगी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत उनके फैसले हाईकोर्ट के रिव्यू में दायरे में आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने रॉजर मैथो 2019 के केस में पहले एक इंडिपेंडेंस नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन माने एनटीसी बनाए हैं, ये सिफारिश की थी ताकि ट्रिब्यूनल के एडमिनिस्ट्रेशन को देख सके। मद्रास बार एसोसिएशन 2025 के फैसले के बाद, जिसमें आप तक और ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन को हटा दिया गया है, पार्लियामेंट ने 10 और 11 अगस्त के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 पास किए हैं। ये 2026 बिल के 5 साल के टेनर वापस लाता है, एक जैसे सर्विस कंडीशन को इंट्रोड्यूस करता है और नेशनल ट्रिब्यूनल डाटा को ग्रिड का सुझाव देता है। क्राइसिस को नहीं, इसका क्रिटिक्स का कहना है कि इस बिल में अभी भी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की कमी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन और सर्विस रूल एग्जीक्यूटिव के पास और एनटीसी अपॉइंटमेंट को सरकार के प्रावधान देता है। तो कंक्लूजन देखेंगे, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 ट्रिब्यूनल के सिस्टम को सुधारने और यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन लाने में दिखाया मेन एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि क्रिटिक्स के अनुसार जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की कमी होने की वजह से इसे अभी भी सुधार की गुंजाइश है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, नो पाथ टू पीस। तो यूएस द्वारा कराए गए सीज फायर के बावजूद इजराइल के मिलिट्री अटैक में लगभग 1300 पैलेस्टीनियन की मौत हो चुकी है और गाजा स्ट्रिप अभी भी हेवी ऑक्यूपेशन के अंदर है। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस के 15 पॉइंट्स वाले बोर्ड ऑफ पीस रोड मैप को ऑफिशियल तौर पर रिजेक्ट किया है, जो फेज विड्रॉल के लिए था। इजराइल का मांग है कि किसी भी मिलिट्री विड्रॉल के पहले हमास पूरी तरह से सरेंडर करे और अपने सारे हथियार डाल दे। नेतन्याहू पर करप्शन के केस हैं, जिसमें आईसीसी के अरेस्ट वारंट है, और अगर वो मिलिट्री विड्रॉल पर कोई भी छूट देते हैं तो उनकी कोलिशन गवर्नमेंट टूट जाएगी।
ईरान के साथ बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावटें की वजह से पूरी दुनिया के फ्यूल क्राइसिस और इकोनॉमिक बढ़ाव पैदा हो रहा है। इसराइल के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जीनोसाइड के मुकदमे चल रहे हैं और उनको ह्यूमैनिटेरियन ब्लॉकेट्स पर ग्लोबल लेवल पर स्क्रूटनी भी बढ़ रही है। तो इस आर्टिकल के कंक्लूजन को देखेंगे, ये पूरी तरह सिचुएशन आपका मिडिल ईस्ट में चल रहे गहरे संघर्ष और पॉलिटिकल बदलाव और इंटरनेशनल लॉ के गहरों पे दर्शाती है। जहां एक तरफ मिलिट्री एक्शन और सीज फायर वायलेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी उसका बड़ा असर पड़ रहा। तो आज के आर्टिकल जो भी जितना इम्पोर्टेंस है वो आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आपको बताए हैं कि टेलीग्राम में प्रोग्राम चल रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए, मिनिमम फीस है, आपको अवेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। चैनल में ज्वाइन हो फर्दर अपडेट के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।